तो आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है, दैट वन इज मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे क्लास 11 से। तो सबसे पहला चैप्टर मोल समझना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री समझने के लिए मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे दैट वन इज एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास ये क्या होता है? एनीवन नोस व्हाट इज एटॉमिक मास? Atomic mass is that mass of one atom in comparison of one hydrogen atom. बिल्कुल बिल्कुल, मास ऑफ वन एटम्स, दैट वन इज एनीथिंग, कुछ भी हो, किसी भी ऑक्सीजन का एक एटम का मास, दैट वन इज एटॉमिक मास। सल्फर का एक एटम का मास, दैट वन इज एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एक एटम का मास, दैट वन इज एटॉमिक मास। तो सिंपली बेसिक डेफिनेशंस, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, तो इसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो एक एटम के अंदर क्या होता है? एक एटम्स के अंदर मेनली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक एटम्स के अंदर ही होता है ना। तो एटॉमिक मास हम लोग बोल सकते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन तीनों का सम ही आपका एटॉमिक मास होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए बच्चे, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है मास ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगभग सेम होता है, और वो कितना होता है? 1.625 into 10 to the -24 ग्राम। बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी तरह ध्यान रखना बच्चे की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, दैट वन इज 1.9 इंटू -28 ग्राम होता है। मतलब देख रहे हो, ये मास ऑफ प्रोटॉन मच हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा माना जाता है बच्चे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, दैट वन इज अराउंड 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है, ये डाटा है। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये डाटा याद करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है 9.1 इंटू 10⁻28। तो यहाँ पर हमको देखने से पता लग रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास जो होता है, इट इज मच हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोल सकते हैं या नहीं बताओ? ये 10⁻24 ऑर्डर का है, ये 10⁻28 ऑर्डर का है। तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। मतलब बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज अराउंड 2000 टाइम्स देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अराउंड अप्रॉक्स। तो सर आपका सर आपका राइट साइड का वो बोर्ड है ना, वो बहुत ब्लर, वो बहुत चमक रहा है। अच्छा, उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। चलो मैं इधर ही लिखा करूंगा, उधर नहीं लिखूंगा। अब दिक्कत नहीं होगा, मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। जो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इधर देखो, इधर थोड़ा सा। ये मैं बोल रहा था बच्चे कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम्स के अंदर ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट सेल्स। और ये भी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना बच्चे, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, दैट वन इज 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। यहां से बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन
is of approx 1840 times of mass of electrons. तो यहाँ पर यही पता लगा बच्चे कि ये जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास it is negligible as compared to mass of electrons, sorry mass of protons. मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्स नेग्लिजिबल होता है। इतना समझ में आ रहा है, बताओ पहले। हाँ सर। चलो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि जैसे हम एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिए, जैसे अगर मान लो कि आपको 5 kg चावल चाहिए, तो हम दुकान में जाते हैं, तो पहले क्या होता है, एक वेइंग मशीन होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गया है। मैं पहले जैसे अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन या इस तरह का तो देखोगे वेइंग मशीन मिल जाएगा, इस तरह का वेइंग मशीन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको 5 kg चावल चाहिए तो क्या करेंगे, वो 5 kg का एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है या सब्सटेंस होता है, हम लोग इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर 5 kg चावल हमको वो दे देगा, तौल कर दे देगा, मेजर करके दे देगा। तो केमिस्ट्री में अगर किसी सब्सटेंस को मेजर करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। तो वो जो स्टैंडर्ड होता है बच्चे, तो ये पहले लिखो, ये स्टैंडर्ड, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg ये सब स्टैंडर्ड है। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर आपको चाहिए तो 1 kg हेलो वहां पर 1 हाँ हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, आपका बात कट के आ रहा है। अरे सर सर हेलो हाँ बोलो। सर, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। अरे रुको यार, वीडियो आया कैसे नहीं? हाँ वीडियो आया। हाँ सर। सर ओके ओके चलो। तो मैं यहाँ बोल रहा था बच्चे कि जैसे अगर आपको 1 kg आलू चाहिए, पोटैटो चाहिए, तो क्या जाओगे, सब्जी वाला के पास जाओगे, वो क्या करेगा, 1 kg का सब्सटेंस उसके ऊपर रखेगा और 1 kg दूसरा वेइंग मशीन पर 1 kg आलू रखेगा और दे देगा आपको। तो मतलब 1 kg क्या है, मेरे लिए स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है। अगर हमको 1 kg आलू भी चाहिए तो वही उसी चीज से मेजर करके वो देगा सब्जी वाला। अगर 1 kg हमको पोटैटो चाहिए तो उसी सब्सटेंस से मेजर करके हमको पोटैटो सब्जी वाला देगा। तो 1 kg 2 kg ये सब क्या है, उसके लिए स्टैंडर्ड है। हम कहीं पर भी जाएं, 1 kg जो 1 kg जो आलू इंडिया में मिलेगा, हम केजी की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 kg में जितना आलू 1 kg में जितना आलू मान लो कि बिहार में है, वही सेम 1 kg आलू अगर चेन्नई में लेंगे तो उतना ही आलू होगा। मतलब 1 kg इज फिक्स्ड, 1 kg इज फिक्स्ड। चाहे इंडिया में जाओ, इंडिया में कहीं जाओ या दूसरे जगह जाओ, 1 kg इज फिक्स्ड। तो वो क्या है, 1 kg मेरे लिए स्टैंडर्ड है। इसीलिए केमिस्ट्री में हम लोग क्या छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से खेलते हैं, तो उसके लिए केमिस्ट्री में भी आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। और वो स्टैंडर्ड क्या है बच्चे, वो ध्यान रखना। केमिस्ट्री में जैसे स्टैंडर्ड है दैट वन इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1
C12 एटम्स। ये मेरे लिए स्टैंडर्ड है। जैसे वेइंग मशीन में 1 kg 2 kg 3 kg ये सब स्टैंडर्ड है ना, इसी तरह केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड किसको माना गया है? 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 1 C12 एटम्स। क्या ये समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड? हाँ। हाँ, अब बच्चे देखो यहाँ पर ये चीज है ना, बार बार लिखना पड़ता था। जैसे अगर मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा था बच्चे, देखो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स, तो क्या बोलोगे? दैट विल बी 16 टाइम्स ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ, कार्बन एटम। हाँ, मास ऑफ 1 C12 एटम। जैसे अगर बच्चे हम पूछूं कि मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम्स, 23। हाँ, तो दैट विल बी क्या होगा बच्चे? पहले बेसिक चीज समझो, वो 23 वैल्यू तो याद करना पड़ेगा। 23। That will be 23 times of 1/12 into mass of 1 C12 atom। 1 C12 1 atom। C12 एटम। बिल्कुल गुड। तो इतना बेसिक चीजें समझ में आ रहा है, मतलब ये चीज मेरे लिए स्टैंडर्ड है। जैसे 1 kg पोटैटोज, 1 kg बनाना, जो भी 1 kg पोटैटोज, 1 kg आलू, जो भी है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये चीज देख रहे हो बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो इसको साइंटिस्ट ने फिर क्या कि ये इतना बड़ा टर्म बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको छोटा बनाया जाए। तो छोटा बनाने के लिए इसको क्या बोला साइंटिस्ट ने कि यही जो होगा दैट विल बी इक्वल टू AMU। इसको क्या बोला करेंगे? 1 AMU बोला करेंगे बच्चे। AMU मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, या 1 MU। अभी के टर्म्स में ये MU भी थोड़ा पुराना हो गया। अभी करंट देखोगे, करंट जो होता है ना, MU भी यूज नहीं किया जाता, U यूज किया जाता है, यूनिफाइड मास यूज किया जाता है। तो दैट इज इक्वल टू 1 U। U मतलब यूनिफाइड मास। मतलब बच्चे अगर मैं पूछूं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स, तो आप क्या बोलोगे बच्चे? दैट वन इज 16 MU। हम इतना बड़ा टर्म्स बार बार नहीं लिखेंगे। 1 MU इज इक्वल टू, ध्यान रखना है, दैट इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम्स। तो या इसको लिख सकते हैं, दैट वन इज 16U। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे? 23 MU। या किसी को लिखने का मन किया तो 23U। 23U। चलो, तो जैसे अगर और एग्जांपल दूं, जैसे मास ऑफ 1 सल्फर एटम्स, या इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का मतलब होता है मास ऑफ 1 सल्फर एटम्स। तो ये क्या होगा बच्चे बताओ? दैट विल बी 32U। हाँ, 32U। यहाँ बोल सकते हैं 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स। या हम क्या लिखेंगे? 32 MU या 32U। तो एटॉमिक मास का अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, तो हम बोलेंगे U, MU। तो ये बेसिक चीज समझ में आ रहा है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो अभी यहाँ पर देखो, अभी हम आपने पढ़ा बच्चे, तो अब ये आपको ध्यान रखना बच्चे कि 1 MU इज इक्वल टू क्या होता है? 1 MU इज इक्वल टू, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम्स। ये मेरा 1 MU होता है बच्चे, ये ध्यान रखना है। बॉक्स लग गया, मतलब इसको आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चे।
जैसे पहले जैसे जैसे हम लोग का केमिस्ट्री डेवलप करता गया, केमिस्ट्री डेवलप किया गया, तो एक स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन से, जैसे वेइंग मशीन होता है ना बच्चे, स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन से जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। तो मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मशीन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स का मास निकाल सकते हैं। उससे देखा गया ना बच्चे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ, ये निकाला गया उससे, दैट वन इज, ये वैल्यू ध्यान रखना बच्चे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻²4। ये थोड़ा चेंज करो बच्चे, 1.99, ये थोड़ा गलती हो गया मुझसे, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, दैट वाज द मास ऑफ 1 C12 एटम्स। ये कैसे निकालें, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन है, उसमें हम क्या किए, एक कार्बन 12 एटम को ले जाकर रख दिए, तो वेट कितना पता लगा कि 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। तो बता 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 1. इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम्स। C12 एटम, और ये चीज तो हम जानते हैं ना बच्चे, ये चीज तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया ना, 1.99 into 10⁻23. हाँ, तो ये क्या करेंगे, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू आता है ना बच्चे, तो इसको ध्यान में रखना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। सर मतलब सर वो वाला हाँ 1.99 into 10⁻23. हाँ 23 है, 23 1/12 करेंगे ना बच्चे। हाँ सर, नीचे वही सर, 1/12 into 1.99 into 10⁻24 हुआ। हाँ, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो ये अच्छा, ये 23, नहीं सर, हाँ हाँ ये गलती, बिल्कुल सही करना आपका है। तो ये वैल्यू आज से आपको दिमाग में रखना है क्या बच्चे, कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, दैट वन इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम्स। और ये वैल्यू कितना होता है दिमाग में रखना है, दैट वन इज 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। 24. ये चीज ध्यान रखना। थोड़ा आगे बढ़े, इसको लिखो, लिख लिया। हाँ सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे पूछ देता है बच्चे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रहा है क्वेश्चन सर, कि आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या करना है बच्चे, देखो हम जानते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बोलोगे बच्चे, दैट वन इज 16 AMU। 16 AMU या 16 U, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब ये AMU का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चे, AMU का वैल्यू अभी तुरंत बताए हैं। तो ये क्या करेंगे, 16 में 1 AMU का वैल्यू रख दो, 1.16 - 23. ये जो सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर देखो, अगर आपसे पूछ जाए कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? सॉल्व नहीं करना है, बताओ मुझे कैसे निकालेंगे? 14 AMU, AMU का मान उसमें डाल देंगे। हाँ, एमयू का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 का ये वैल्यू होगा। तो चलो अब हम लोग 1 एमयू का वैल्यू ध्यान रखना है और आपको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना। तो एटॉमिक मास क्या होता है आप अभी समझा, थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक मास के बाद आगे समझना पड़ेगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इतना लिख लिया? हाँ सर। उसके बाद देखो बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये क्या होता है बच्चे? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट अपॉन 1/12 into mass of one atom of C12। C12 atom, C carbon 12। देखो अब ये समझना बच्चे कि यही यही ये चीज क्या है बताओ, ये चीज तो अभी बताए हैं। 1 AMU। 1 AMU है, बिल्कुल कहना सही है। चलो अब अगर एक चीज पूछे आपसे कि बच्चे कि फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करोगे बताओ? व्हाट इज द 16 मास? AMU, 16 AMU by 1 AMU। बिल्कुल, गुड दैट वन इज 16 AMU। हम तो ये भी पढ़ाएं आपको कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU होता है और नीचे क्या है, दैट वन इज 1 AMU। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 16 आ जाएगा। मतलब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, कंसेप्ट क्या यहाँ पर है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, समझा? यहाँ पर कोई यूनिट है, एमयू तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे कि रिलेटिव एटॉमिक मास डू नॉट हैव एनी यूनिट, यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटीज है। तो ये चीज समझ में आ गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बच्चे, इससे चीज फेमिलियर हो जाए। इसको लिख लिए? हाँ सर। देखो बच्चे, ये जो एलिमेंट होता है बच्चे, यहाँ पर नोट में लिखना है ये चीज, नोट में लिखना। ये जो एलिमेंट होते हैं ना बच्चे, एलिमेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट के अंदर क्या होगा, बहुत सारा सोडियम एटम्स होगा। जैसे मैं आयरन एलिमेंट, तो क्या होगा, आयरन के अंदर बहुत सारा आयरन Fe के एटम्स होंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना? एलिमेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स। इसी तरह बच्चे कंपाउंड जो होगा ना, कंपाउंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि H2SO4, H2SO4 क्या है, एक कंपाउंड है। ये H2SO4 बहुत सारा H2SO4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, समझे बच्चे? जैसे H2O is an compounds, it is made up of so many H2O molecules, so many H2O molecules will combine to form compounds।
H2O वाटर्स कंपाउंड्स, ये चीज समझ रहा है बच्चे? हाँ अब सर। ये मॉलिक्यूल्स कैसे बना हुआ है, हाउ मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ, तो मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो क्या So दो two हाइड्रोजन hydrogen एटम, atoms or one oxygen वन atom. ऑक्सीजन एटम्स। Atom. तो यहाँ पर ध्यान रखने हैं क्या, ये मॉलिक्यूल्स कैसे बना हुआ होता है, ये मेड अप Atoms. ऑफ एटम्स या एटम्स लिख देता हूं। यहाँ पर एटम सिमिलर काइंड्स के होते थे, यहाँ पर क्या होंगे, सिमिलर भी हो सकते हैं, Different. डिसिमिलर भी हो सकते हैं, Different होते हैं। सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे O2, O2 is an compound, it is made up of so many O2 molecules and this O2 molecules is made up of 2 oxygen atoms। क्या ये समझ में आ रहा है? पहले ये बेसिक चीज समझ में आ रहा है, बताओ यार। हाँ सर। चलो, तो ये चीज समझ में आ रहा है तो आगे ये चीज हेल्प करेगा। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, तो अभी तक अभी क्या सीखा बच्चे, अगर मैं यहाँ पर 14 लिखूं, 14 और 14U, ये दोनों बता सकते हो क्या है? पहले थोड़ा सा रिविजन कराऊं आपको। 14 है नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, 14U 14U है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल, गुड गुड गुड। 14U इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। 14 सिर्फ 14 इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके गुड, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझना था, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा बच्चे। नेक्स्ट लिखो बच्चे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, देखो ये सब बच्चे को समझ में ही नहीं आ पाता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, और फिर बाद में पढ़ने वक्त क्या होगा, कंफ्यूज होगा। तो आप केमिस्ट्री को बेसिक मजबूत करें, अपने आप आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। तो बेसिक चीजें पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हुआ तो आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। तो यही मोल कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है, अगर यही चैप्टर को स्किप कर जाएगा तो आगे उसका क्या होगा, दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। ये एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, तो ये सब चीजें को अच्छी तरह से समझना है, रिविजन करना है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड। बोल सकते हैं ना, बताओ बच्चे ये चीज, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड। जैसे एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास वाज द मास ऑफ वन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स। इसी तरह एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स का मास को ही क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। बोल सकते हैं ना? हाँ सर। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखो, हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे भी डिफर कर सकते हैं। ऐसे दूसरे तरीका से कैसे डिफर इसको डिफाइन करेंगे, इट इज सम ऑफ atomic mass of all element it is the atomic mass of all the element present in one molecule of an compound। या यहाँ पर एलिमेंट के जगह एटम कर दो तो और समझ में आएगा। इट इज द मास, क्या, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। क्योंकि हम जानते हैं कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या, एटम्स। मॉलिक्यूल्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स, और क्या, कंपाउंड्स, क्या, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे जैसे यहाँ पर समझो कि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करना बच्चे कि H2SO4 एक कंपाउंड्स है। तो इस कंपाउंड्स के लिए हम मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करते हैं, जैसे एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास डिफाइन करते थे ना, इसी तरह कंपाउंड्स के लिए क्या डिफाइन करेंगे बताओ, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या बोला, अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है बच्चे, तो क्या हम जानते हैं कि H2SO4 एक H2SO4
is made up of 2 hydrogens, 1 sulfur atom 98 and 4 oxygen atoms. 98 98 आएगा बिल्कुल वहां पर 98 बिल्कुल। तो क्या हम जानते हैं कि सम ऑफ, क्या बोला क्या, सम ऐड करना है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दिस H2SO4। H2SO4 के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास का समीशन कीजिए, ऐड कीजिए, दैट विल गिव द मॉलिक्यूलर मास। तो हम जानते हैं ये क्या है, वीडियो नहीं आ रहा है। फिर क्या हो गया, वीडियो नहीं आ रहा है सर, पॉज हो गया। आया आया या नहीं? हाँ आया आया। चलो, तो मैं ये बोल रहा था बच्चे कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो 2 हम जानते हैं, ये इसके अंदर वीडियो पूछ कर नहीं आ रहा भाई। क्या, हेलो सर, हाँ वीडियो पूछ कर नहीं आ रहा। रुक जाओ, चलो मैं ये बोल रहा था बच्चे कि H2SO4 चलो, तो हम जानते हैं H2SO4 is an compounds and 4 compound we are always describe the molecular mass। तो molecular mass क्या होगा, it is the sum of all the atom present in that, sum of atomic mass of all the atom present in that molecules of an compounds। तो हम जानते हैं क्या क्या लिखेंगे, पहला है तो लिख रहा हूं, molecular mass is equal to 2 into क्या, atomic mass of hydrogens, हाइड्रोजन हाँ, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो कितना होता है 32 UMU होता है, प्लस 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट वन इज ऑक्सीजन। बिल्कुल, ये कैलकुलेट करोगे ना बच्चे तो इट विल कम 98 MUI, या इसको हम लिख सकते हैं 98 U भी लिख सकते हैं। चलो, अब ये क्या करना है बच्चे कि धीरे धीरे क्या करना है ना, आपको मॉलिक्यूलर मास याद करना है, कुछ एलिमेंट्स का जो होगा ना, जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होगा उसको याद करना है। तो पहले उसके पहले देखिए यहाँ पर, अगर मान लो बच्चे कि यहाँ पर मैं 2 चीज लिखा हूं, 98 और एक 98U, ये दोनों क्या चीज है बताओ, ये 98 क्या है, 98 is relative atomic mass, relative molecular mass of मॉलिक्यूलर H2SO4। मास, बिल्कुल हाँ। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और 98 U का is molecular, absolute molecular mass of H2SO4। अगर आपसे पूछता, देखो बच्चे एक चीज और कोई बोल रहा है कि एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, अगर हमसे पूछता कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 तो कितना होता बताओगे, कोई प्रोसेस बताओ। 98 into 1 amp। 1 MU का वैल्यू रख दो, 1 MU का वैल्यू दैट इज 1.6 into 10 to the minus 20। -24। ओके गुड। 24 कि अगर हमसे कोई जैसे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का वैल्यू पूछता था ना, उसी तरह अगर हमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या बोलेंगे 98 into 1.6 into 10 raised to minus 24 ग्राम। तो ये क्या है बच्चे, दैट वन इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ये 98 क्या है, 98U क्या है, दिस वन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4।
तो इसी तरह पहले बच्चे फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। छोटे छोटे हैं, आपको बताना मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहां पर देता हूं KCl, तो KCl के लिए मॉलिक्यूलर मास, तो ये ध्यान करना, याद करना धीरे धीरे। पोटासियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, पोटासियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कोई पता है किसी को? तो ये ध्यान रखना बच्चे, 39 MU। क्लोरीन का कितना होता पता है? 35.5। 35.5। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों को ऐड कर दोगे, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl। तो ऐड कर लीजिएगा। तो धीरे धीरे कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, बताओ? 1 MU plus हाइड्रोजन का 14 1U, 1 U नाइट्रोजन का plus 14U, 14 U plus और 3 ये into 48। 16 कितना आएगा बताओ? ये 48 कितना? 63.01। 83.01। 63 सर। 63 ओनली 63, 01 मत बोलना। वो एब्सोल्यूट हम लोग जैसे अगर बोलोगे ना हाइड्रोजन का 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम लोग 1U मान लेते हैं। तो ये ऐड करोगे तो 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 इट विल कम 63 MU। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे, NaOH का क्या होगा बताओ? 23U plus 16U plus 1। बिल्कुल। इसी तरह बताओ, 40। हाँ ये ऐड कर लोगे। अब यहाँ पर बताओ सोडियम सल्फेट का 23 into 2 प्लस 2 into 23, 2 into 23 plus प्लस 32 32 plus 4 प्लस into 16। 4 into 16 into 4 तो कैसे निकालना है देखो, अगर आगे जाकर मैं मोल सिखाऊंगा, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको ध्यान रखना है। जैसे एक और देता हूं, ये है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ बच्चे। देखो एल्युमिनियम का होता है 27 होता है। 2 into 27 AMU plus 3 into देखो 32। पहले ये करो बच्चे, ये करो, इसके अंदर कितना एल्युमिनियम एटम है? 2। एल्युमिनियम दूसरा। सल्फेट, दो दूसरा एल्युमिनियम एटम्स। सल्फर के कितने एटम्स हैं बताओ बच्चे? 3। 3। गुड। ऑक्सीजन का टोटल्स ऑक्सीजन का 12 12। बिल्कुल गुड, 12। तो हम ऐसे करते हैं, 2 into एल्युमिनियम का बताया मैं 27 प्लस सल्फर कितने हैं बच्चे? 3 into सल्फर का हम जानते हैं 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे? 12 into 16। 12 into 60। यही करेंगे ना, ये सब को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। अगर कोई बच्चा इस तरह दूसरे तरीका से निकालना चाहता है, कोई बच्चे के दिमाग में ऐसा स्ट्राइक किया कि 2 into 27 प्लस, हम क्या करेंगे ना, सल्फेट का निकाल लेंगे और into 3 करेंगे। समझ रहे हैं बच्चे? एक तो इंडिविजुअल एटम्स को काउंट करके निकाल लिया, वो भी कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस सल्फेट का निकाल लेंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया? 3 into सल्फेट का कैसे निकालेंगे? आपको पता है सल्फर का कितना होता है बच्चे? दैट वन इज 32 प्लस 4 into 16। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे सल्फेट का अभी थोड़ा देर पहले बताया था, H2SO4 का 98 बताया था ना, तो सल्फेट का 96 होता है।
ऐड करो, देखो 96 आएगा, आएगा हाँ हाँ सर 96। तो हम कैसे, ये 27, ये कितना हो गया, दैट वन इज 58, ये हाँ 54 प्लस 3 into 96, that will be the molecular mass of aluminum sulfate. Okay, what will be the molecular mass, ये कैलकुलेट कर लोगे, हम तरीका बता रहा हूं। What will be the molecular mass of acetic acid? कर 12 हाँ। plus 3 into 1 plus 12 plus 16 plus 16 plus 1। बिल्कुल गुड। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसमें काउंट कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो ना डायरेक्ट कर रहे हैं क्या, 2 कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एटम 2 हैं, और हाइड्रोजन कितना है बच्चे, 4 है। 4। तो ये निकाल लोगे, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे धीरे धीरे आएगा ना, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। धीरे धीरे मैं, अगर केमिस्ट्री में जुड़े रहोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे जगह जगह इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, और आपको भी याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया। अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट वन इज व्हाट, मोलर मास। ये मोलर मास क्या होता है, नेक्स्ट लिखो बच्चे मोलर मास। देखो नाम से ही पता लगता है क्या बच्चे, कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, हो सकते हैं ना। हाँ सर तो यही लिख लो पहले, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। अब बच्चे ये ध्यान रखना है कि 1 मोल में, जैसे 1 दर्जन, जैसे हम लोग करते हैं ना कि 1 दर्जन बनानास इक्वल टू 12 बनानास, 1 दर्जन पेन इज इक्वल टू 12 पेन। इसी तरीका से बच्चे ध्यान रखना, 1 मोल इज इक्वल टू, केमिस्ट्री में 1 मोल इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 23 पार्टिकल्स। जैसे हम 12 बनानास को कंबाइन कर देंगे तो 1 दर्जन हो जाएगा। इसी तरीका से अगर मैं 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को कंबाइन कर देंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट 1 मोल फॉर मी। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 electrons. बिल्कुल गुड, इलेक्ट्रॉन। कि दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज ध्यान रखिए बच्चे, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है बच्चे। जैसे अगर मैं पूछूं कि 1 मोल, ऐसे देखो 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर कितने एटम्स होंगे? 6.022 बिल्कुल गुड। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ आप, इसलिए कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम दैट इज इक्वल टू कितना, 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। इतना सोडियम को एटम्स को कंबाइन करेंगे बच्चे तो 1 मोल सोडियम होगा। जैसे 1 मोल ऑफ CO2, तो क्या करेंगे, 1 मोल CO2 का मतलब क्या होता है बच्चे? 6.023 into 10 to the power 23 molecules of CO2. मॉलिक्यूल ऑफ CO2। गुड। CO2 कंपाउंड्स है तो इसका मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे हम।
कितना मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे? 6.022 into 10 to the power 23. molecules of CO2. जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ पर्सन, 1 मोल ऑफ मैन, तो कितना मैन को कंबाइन करेंगे तो 1 मोल होगा? 6.023 into 10 to the power 23. अगर आदमी को कंबाइन करेंगे तो 1 मोल होगा। तो ये नंबर पे घबराना नहीं है। जैसे 1 दर्जन में 12 बनाना, तो इसी तरह 1 मोल में इतना पार्टिकल। इसी तरह देखो बच्चे, यहाँ पर लिखूं कि 1 मोल ऑफ SO4 2-, तो ये रेडिकल्स है, तो इसके लिए आयंस से कंबाइन करेंगे। तो क्या लिखूंगा? दैट वन इज 6.023 into 10 to the power 23 ions आयंस ऑफ of SO4 2-, सल्फेट आयन। sulfate. इतना सल्फेट आयंस को कंबाइन करेंगे तो 1 मोल ऑफ SO4 2- हो जाएगा। इसी तरह देखो बच्चे, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब क्या होगा बच्चे? 023 into 10 to the power 23 atoms of proton. इतना इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करेंगे, हाँ यहाँ पर प्रोटॉन है ना, Proton. इतना प्रोटॉन को कंबाइन करेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। तो अब ये नंबर से घबराना नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये जो नंबर को डिस्क्राइब करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस। वो साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया ना इस नंबर को, तो दैट साइंटिस्ट वाज एवोगैड्रोस। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चे? ध्यान रखना, यहीं पर लिख लेना, यहीं पर दिस इज इक्वल टू Na भी बोलते हैं। Na क्या है बच्चे? यहाँ पर लिख लेना, दिस वन इज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर इसको बोलते हैं। ये नंबर को ना एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो कोई बोलेगा मुझे क्या 6.023 into 10 to the power 23 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। अगर कोई बोलना चाहेगा तो ये भी बोल सकता है कि दैट इज Na प्रोटॉन। Na proton. हाँ, Na प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये ध्यान रखना, ये नंबर को हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Na भाई साहब क्या होता है? Na इज नथिंग बट द एवोगैड्रोस नंबर। A मतलब एवोगैड्रोस, N मतलब नंबर। ये नंबर एवोगैड्रोस डिस्कवर किया था, इसलिए इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। लिख लिया इतना? हाँ सर। चलो अब यहाँ पर देखो बच्चे, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो, हम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या होगा बच्चे बताओ? 6.022 into 10 to the power 23 into Oxygen mass. molecular मोलर मास मतलब क्या? मास ऑफ 1 मोल 1 mole oxygen. ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन मतलब क्या? देखो बच्चे, अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना है तो एक एटॉमिक मास, सुनो ध्यान से, एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम्स इनटू 6.023 into 10 to the power 23 कर देंगे, दैट विल गिव द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलना चाहता हूँ सबको इसको कि 6.023 into 10 to the power 23 into mass of 1 oxygen atom. ऑक्सीजन एटम्स। जैसे ऐसा है बच्चे, जैसे मान लो कि एक बॉल का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 10 बॉल का कॉस्ट कैसे निकालते थे? 10 into 5. 10 into 5। इसी तरह हम जानते हैं कि एक एटम का मास अगर निकालना जानते हैं तो उसमें 6.023 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? 1 मोल का मास हो जाएगा। समझ रहा बच्चे? हाँ। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे,
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हम ये निकालना सीख चुके हैं, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम निकालना सीख चुके हैं, कितना होता है बताओ, ये निकालना सीखे ना अभी? 16 U. हाँ बिल्कुल गुड, 16U 16 mu mass of one oxygen atom, that one is atomic mass of oxygen. तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे। अब यहाँ पर ये देखो 16 को इधर लेकर चले आ रहा हूँ और ये 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1U। हाँ ये बात ध्यान रखना बच्चे, 1U का थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23 1U का भी वैल्यू हम जानते हैं, कितना होता है बताओ? 1.6 into 10⁻20 minus 24. -24. इतना ग्राम हम्म। तो था। एक बात ध्यान रखना बच्चे, ये जो वैल्यूज होता है ना, ये दोनों वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे, ये -24 है, ये -24 है आई थिंक, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इट विल कम 1, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा ना तो देखो ऐसे भी देखो 23 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये 1 आता है, 1 आता है। तो अभी ध्यान रखना बच्चे, क्या आ जाएगा 16 ग्राम आएगा ना? हाँ सर। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, मोलर मास का यूनिट क्या होता है बच्चे? ग्राम होता है, ग्राम होता है। जैसे यहाँ पर एक चीज और समझो, ये कॉन्सेप्ट वाला है, ये दिमाग में रखना है, ये दिमाग क्या मैं बोला कि 1 mu क्या ये समझ में आ रहा है बताओ बच्चे? ये नोट हाँ, कर हाँ। लेना। क्या ये क्या है? Na ये Na ही है ना, ये Na है, मेरा Na है। और ये क्या है 1 पॉइंट, इसी को हम 1 mu बोलते थे। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 1 आएगा। तो अभी से ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में बैठा लेना क्या कि 1 mu इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? दैट वन इज 1 अपॉन Na। हाँ तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट दिमाग में रखना है। चलो इतना तक तो समझने में दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलो अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा अभी तक जो पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। देखो ये वाटर है बच्चे, तो वाटर के लिए एक लिख रहा हूं बच्चे, देखो ध्यान से बताना कि 18 यू लिख रहा हूँ, एक लिख रहा सिर्फ 18 लिख रहा हूँ, 18 ग्राम लिख रहा हूँ, तीनों में अंतर बताओ। सर 18U मतलब is equal to molecular mass of H2O molecular mass of और H2O mole mass of relative H2O molecular mass of হচ্ছে H2O 18 আর 18 গ্রাম হলো 1 मोल H2 का मास। मोलर मास ऐसे बोलो ना, मोलर मास ऑफ मोलर मास। हाँ बिल्कुल गुड। तो ये क्या हो गया, दिस वन इज मोलर मास ऑफ H2O। ये क्या हो गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ये क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो लिखो इसको,
लिख लिया बच्चे? हाँ हाँ ओके, चलो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। दैट वन देखो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, मोल को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझा? मोल को एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा चीज, तो कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स, हम लोग ये जानते हैं कि 1 मोल मतलब क्या? दिस इज नथिंग बट 6.02 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं Na पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, Na पार्टिकल्स। हाँ तो सबसे पहले मोल का कैलकुलेशन करेंगे बच्चे फ्रॉम मास। हम मास से मोल्स निकालना चाहते हैं। मोल निकालने का 3 फॉर्मूला आएगा। मास से मोल्स कैसे निकालेंगे? दूसरा, अगर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तो मोल्स कैसे निकालेंगे? और तीसरा, अगर आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, गैसेस का वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोल्स कैसे निकालेंगे? 3 फॉर्मूला आने वाला है। पहला, मास से मोल्स निकालने सीखना है। मैं ये बताता हूं, अभी मैं बता दूंगा, बट कुछ दिन जैसे चैप्टर जैसे कवर हो जाएगा, जब मैं फिर मास दिया रहेगा बच्चे को मोल्स नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 11th क्लास में भी पढ़ा दिया, अगर मैं 12th क्लास में कहीं पर मोल्स निकालने, मास दिया रहता है तो मोल्स निकालने की बात आती है ना, तो वहां पर बच्चे, अगर मैं एक क्लास में बोलूं कि एक क्लास में 30% 40% ऐसे बच्चे निकल जाएंगे कि मास से मोल्स नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर ही सीखो इसको, यहाँ पर भी सीखो, रिविजन्स करो, क्योंकि अगर आपका बेसिक कमजोर होगा तो आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बेसिक अच्छा रहेगा, चीजों को समझोगे तो केमिस्ट्री को एंजॉय करो, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट को एंजॉय करो। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मास से मोल्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा बच्चे, मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बच्चे, दैट इज n, क्या? गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मोल्स निकालोगे ऐसे बच्चे। अब यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे कि मास दिया हुआ है, इस तरह ध्यान रखना, मास दिया हुआ है, इधर मोल है, दिमाग में बैठाओ। अगर आपको मास से मोल्स चाहिए, अगर आपको मास दिया हुआ है और उससे आपको मोल्स निकालना है तो क्या करोगे? हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे ना? हाँ तो क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड करेंगे बच्चे। अगर कहीं पर मोल दिया हुआ उससे मास चाहिए आपको तो क्या करेंगे बच्चे, बताओ? मोलर मास मोलर मास से गुण प्रोडक्ट करेंगे। मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो ये भी नीचे लिखो, ये आगे जाकर काम देगा। एरो ठीक देना, हम यहाँ पर मास से मोल्स निकालना चाहते हैं, फिर यहाँ पर मोल से मास निकालना चाहते हैं। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो गिवन मास होना चाहिए हमेशा ग्राम में लेना है। क्यों ग्राम में लेना बताओगे? हेलो हाँ, हेलो सर, आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, प्लीज मेंटेन। अब क्या हो गया यार? अभी नहीं आया? हाँ सर ठीक है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, देखो सुनो कि इस फॉर्मूला में गिवन मास जो होना चाहिए बच्चे हमेशा ग्राम में लेना।
क्यों ग्राम में लेना? क्योंकि मोलर मास का यूनिट क्या होता है बच्चे? ग्राम में। ग्राम। ग्राम होता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि गिवन मास हमेशा ग्राम में लेना है। ग्राम लिख लो। एक क्वेश्चन लिखो बच्चे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, how many moles of electron weight, how many moles of electron weight 1 kg, 1 kg। ये दिया हुआ बच्चे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वन इज 9.1 into 10⁻⁰28 ग्राम। हम आपसे कैलकुलेशन की उम्मीद नहीं करते, मुझे तरीका बता दो कैसे अप्रोच करेंगे। पहले सर 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 ग्राम, फिर 1000 बाई 9.1 into 10 to पहले the ग्राम में, फिर उसके बाद 1000 बाई 9.1 into 10 to the 9.1 into 10 to the power -28। उसके नहीं बाद बच्चे ये तो गलत हो गया ना, ये सही नहीं हुआ, थोड़ा गलती किए। ये एमी जो दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चे। ओ हाँ, तभी और तो आपको क्या हम तब उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। उसके बाद उसको हम 6.022 into 10 to the power 23 से भाग मैंने वो डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड, कहना सही है। देखो बिल्कुल सही आपका अप्रोच है बच्चे। ये जैसे प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस मैं कराया हुआ है ना, ये पहले जमाने में जेई एडवांस जैसा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बात ध्यान रखना कि एक पहली बार तो गलती क्या करेगा बच्चे, ये जो गिवन मास को ग्राम में ही नहीं बदलेगा। तो एक पहले दिमाग में बताना कि मोल्स निकालने के लिए हमेशा मास ग्राम में रखना है और मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चंस में एमई जो दिया हुआ है ना, दैट वाज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ विल कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोलर मास। उसमें एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। उसके बाद 1000 को उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। मैं ये बोल रहा था बच्चे कि सबसे पहले जिनको समझ में नहीं आया यहाँ पर देखें, जिनको समझ में नहीं आया यहाँ पर देखें। मैं ये बोल रहा हूँ कि गिवन मास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 kg। तो आप पहली बात इसको ग्राम में बदल लीजिए। ये जो मास ऑफ एमई क्या है, दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाउ मच, 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। इसी तरह अगर मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास में, हाँ, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करना है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये आंसर हो जाएगा। नोट में एक पॉइंट लिखो बच्चे, ग्राम एटॉमिक मास नोट में यहां पर लिख लेना, ग्राम एटॉमिक मास और या ग्राम मॉलिक्यूलर मास
ये क्या होता है? दैट वन इज मोलर मास। अगर कहीं पर आपसे अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, इनफैक्टली मोलर मास ही है। ये पहला वाला क्या है? एक मोल। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या? एक मोल एटम का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बच्चे? एक मोल मॉलिक्यूलर का मोल मास। हाँ, 1 एक मॉलिक्यूल का मास। हाँ, वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास। बिल्कुल गुड। दैट इज इनफैक्ट मॉलिक्यूलर मास ही है ये। तो कहीं पर अगर आपसे पूछ रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, इनफैक्ट दैट इज मोलर मास। तो ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, अगर आपसे कहीं पर नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम या कहीं पर अगर नंबर ऑफ और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ मोल होता है। अगर कहीं पर अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने बोला जा रहा है तो आप क्या करो? नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। और कहीं पर अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने बोला जा रहा है तो इनफैक्ट आपको नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो ये दोनों बातें को ध्यान रखोगे। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चे कि 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है? 5 into 6.022 into 10 to the power 23 at molecule of water. मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दूसरा मोल का कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस ना और कराएंगे। थोड़ा सा दूसरा पढ़ा लेते हैं, दूसरा मोल से कैलकुलेशन पढ़ा लेते हैं, तो फिर दोनों का मिलाकर क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ पर लिखो दूसरा, सेकंड मोल का कैलकुलेशन मास से। अभी क्या सेकंड कैलकुलेशन? दैट इज फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब यही ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालेंगे? जैसे मास दिया रहता तो मोल्स कैसे निकालते थे? मोलर मास से डिवाइड करके। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना बच्चे, अगर आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए तो कैसे निकालेंगे? दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये दूसरा फॉर्मूला बच्चे। अगर मास दिया रहता है तो मोलर मास से डिवाइड कीजिए, अगर पार्टिकल दिया रहता है तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर भी ये ध्यान रखना बच्चे कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, पार्टिकल्स दिया हुआ है मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस दिया हुआ है और इधर मोल्स निकालना है आपको। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और आपको मोल निकालना है तो क्या करोगे बताओ?
एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें। अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से बच्चे कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स in 16 ग्राम। देखो, नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 16 ग्राम ऑफ हीलियम, 16 ग्राम ऑफ हीलियम। तो सबसे पहले आपका काम है मोल्स निकालना। ये भी मैं बता दूं कि मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, बताया किसी को? 4। बिल्कुल 4 ग्राम पर मोल। 16 को 4 से डिवाइड करने के बाद मोल मिल जाएगा हमें, 4 मोल मिलेगा। उस 4 मोल बिल्कुल। का एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बिल्कुल, हीलियम गुड एटम्स गुड में। गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों चीज हो गया। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, दैट विल कम 1/4, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ हीलियम एटम चाहिए, आपसे मोल नहीं पूछा है। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई विद द एवोगाड्रोस नंबर। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो, इनफैक्ट मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। जैसे मैं ऑक्सीजन का बोलूं, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16 ग्राम पर मोल। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? इट विल कम 4 मोल। 4 मोल। अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ हीलियम एटम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हीलियम, ये जो एलिमेंट है, इट इज मेड अप ऑफ हीलियम एटम्स। so many helium atoms will combine to form the helium elements। तो अभी हम ये देखो, मोल्स निकालने के लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला का यूज किए, मास दिया था, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाले। अब सेकेंड फॉर्मूला यूज करने की बात आ गई। ये जो मोल्स होता है, दैट वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ, यहाँ पर पार्टिकल्स मेरा एटम्स है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। और अगर आपको शॉर्ट में करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहता था तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये मोल का वैल्यू तो 4 दिया हुआ है, पहला स्टेप से निकाला, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, दैट इज हाउ मच, 4Na। अगर ये वैल्यू पूछेगा तो 4 into 6.022 into 10 to the power 23 कर दीजिए। चलो, उसके बाद देखो, अच्छा और क्वेश्चंस लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ oxygen atoms present in 126 gram of HNO3 nitric acid. Calculate the number of oxygen atoms present in 126 gram
तो सबसे पहले आप मोल्स निकालो। तो मुझे अप्रोच बताएगा, हाउ वी हैव टू अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। 63 में 3 मोल ऑक्सीजन होता है, 63 ग्राम AgNO3 में। हाँ बिल्कुल। तो 126 में होगा 6 मोल ऑक्सीजन। 6 मोल्स ऑक्सीजन। हाँ, अब 6 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6 Na और 6 into 6.023 into 10 to the 23 ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल 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 कहना सही है। तो ये देखो, सबसे पहले आप मोल्स निकालो। 2 मोल, मोल्स 2 मोल। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, दैट इज 126 अपॉन HNO3 का मोलर मास। आज ही कॉपी में पलट कर देखो, लिखाया गया दैट वन इज 63 ग्राम पर मोल। 63 तो 63 ये तो कैंसल्स हो जाएगा। कितना टाइम कैंसल्स होगा? 2 टाइम। 2 टाइम। हाँ। अगले क्लास में ना इसका थोड़ा शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। धीरे धीरे जैसे चलोगे ना तो उसमें आगे बढ़ के हम बताएंगे। अभी देखो इसका लिनियर मेथड कैसे है। सबसे पहले मोल्स निकालो, दैट इज 126 अपॉन 63। तो ये कितना? 2 मोल्स आ गया। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये बच्चे ध्यान से समझना, क्वेश्चंस में क्या पूछा था? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर थोड़ा समझो अच्छी तरह से ये चीज। ये क्वेश्चन को पहले गोली मारो। पहले यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ HNO3, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 मोल, मतलब 1 मोल HNO3 में क्या हम बोलेंगे? दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। ये 1 मोल HNO3 के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल 1 नाइट्रोजन मोल है, नाइट्रोजन, 3 मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से। तो ये ध्यान रखना, 1 मोल नाइट्रिक एसिड। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अगले क्लास में मैं इसका डिटेल्स पहले एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखना, 1 मोल HNO3 इज इक्वल टू 1 मोल हाइड्रोजन। इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 3 मोल मोल ऑक्सीजन। कितना है? ऑक्सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 मोल नाइट्रिक एसिड के अंदर 3 मोल ऑक्सीजन। तो 2 मोल नाइट्रिक एसिड के अंदर हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? 6 मोल। 6 मोल। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मोल HNO3 के अंदर 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ओके भाई साहब, अब ये तो मोल्स में आया, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 6 कैसे into convert Na, 6 into Na। 6 Na, हाँ, नंबर ऑफ 6 Na ऑक्सीजन एटम्स। ये आंसर आ गया बच्चे, हो गया। हाँ। चलो, तो इसको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो इसको इस तरह का और क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे हर एक का डाउट क्लियर होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि अगले क्लास जब आओगे तो पीछे वाला चीज पढ़ कर आना। मतलब आज जो पढ़ाया गया है ना, तो जब भी अगला क्लास होगा तो पीछे वाला चीज ना। ओके सर। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास।